नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत। ये ई लेक्चरर बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 9 के लिए है। इससे पहले के वीडियो में हमने जो प्रथम विचारक है पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों का, प्लेटो, उसके बारे में संपूर्ण जानकारियों के बारे में चर्चा की। सामान्य जीवन परिचय से लेकर उसके ग्रंथों की रचनाओं का, शिक्षा योजना का, साम्यवाद की योजना का, आदर्श राज की योजना का, न्याय के सिद्धांत का, इन सब के बारे में हमने विस्तार से जाना। इसी कड़ी में आज हम जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं उनमें दूसरे विचारक अरस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि प्लेटो एक कल्पनावादी या दार्शनिक या आदर्शवादी विचारक रहे हैं और प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा अकादमी की स्थापना की थी उसी में उनके प्रिय शिष्य के रूप में अरस्तु की पहचान स्थापित हुई और अरस्तु वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी प्लेटो के आदर्शवादी या कल्पनावादी विचारों के बिल्कुल विपरीत रहा और इसी कारण अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं जिनकी हम विस्तार से चर्चा आगे की ई क्लास में करते रहेंगे। चूँकि प्लेटो ने कल्पना और आदर्श की बात की, जबकि अरस्तु ने व्यवहारिक और वैज्ञानिक आधार पर राजनीति विज्ञान, राज्य, व्यक्ति और सरकारों संबंधी सभी बातों का वर्णन वैज्ञानिक और व्यवहारिक आधार पर किया। इसके अलावा बहुत सारे कारण रहे जिनके आधार पर संपूर्ण जगत में राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा गया। आज हम उसी महान विचारक के बारे में इस ई क्लास में चर्चा कर रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम अरस्तु के सामान्य जीवन परिचय के बारे में जानकारी दे रहे हैं और राजनीति विज्ञान या राज्य के बारे में वो क्या कहते हैं, इन सब की जानकारी हम ई लेक्चर्स के माध्यम से ही आप तक शेयर करेंगे। अरस्तु के स्वयं के विचार इस प्रकार हैं जो 4 लाइन में हम आपके सामने रख रहे हैं। समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब वह बिना कानून तथा न्याय के जीवन व्यतीत करता है, बहुत बड़ी बात है, मनुष्य वैसे तो सभी प्राणियों में श्रेष्ठतम है, लेकिन जब वह बिना कानून तथा न्याय के जीवन व्यतीत करता है तब वो सबसे भयंकर हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा हो जो समाज में भी नहीं रह सकता हो अथवा जो यह कहता हो कि मुझे केवल अपने साधनों की आवश्यकता है, तो उसे मानव समाज का सदस्य नहीं कहा जा सकता या मत समझो। वह या तो जंगली जानवर है या देवता। ऐसा
अरस्तु का एक टाइटल है। अब हम अरस्तु के सामान्य जीवन के बारे में या जीवन परिचय के बारे में जानकारी का उल्लेख कर रहे हैं। विश्व में अरस्तु को एथेंस के विचारक के रूप में मानते हैं, परंतु अरस्तु एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं था। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर एक शाही चिकित्सक के घर में हुआ था। मकदूनिया में राजतंत्र था, नगर राज्य नहीं। मकदूनिया में राजतंत्र की था, जैसे यूनान में और छोटे छोटे नगर राज्य थे, उस तरह का वो नगर राज्य नहीं था। 17 वर्ष की आयु में अरस्तु ने प्लेटो द्वारा स्थापित शिक्षा अकादमी में प्रवेश लिया और प्लेटो की मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुई, तब तक वहाँ उन्होंने अध्ययन किया। प्लेटो अरस्तु की योग्यता से प्रभावित था और उसे वह अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहता था। अरस्तु इस अकादमी का प्रधान बनना चाहता था, परंतु विदेशी होने के कारण उसे यह पद प्राप्त नहीं हो पाया। और यदि अरस्तु प्लेटो द्वारा स्थापित शिक्षा अकादमी का प्रधान बन जाते तो शायद कुछ अलग ही तस्वीर अरस्तु के जीवन की, अरस्तु के विचारों की होती, लेकिन ऐसा विदेशी होने के कारण संभव नहीं हो पाया। अरस्तु एथेंस छोड़ने के बाद एशिया माइनर गया और उसने वहाँ अपनी अकादमी की एक शाखा स्थापित की। वहाँ के तत्कालीन राजा हर्मीज ने उसकी बौद्धिक क्षमता से प्रभावित होकर अपनी दत्तक पुत्री पिथियास की शादी उनसे कर दी। हर्मीज के दरबार में 3 वर्ष रहते समय ही वहाँ उसने ईरान के निरंकुशवाद को चरम पर देखा। देखो वहाँ रहते हुए उन्होंने ईरान में जो आतंकवाद या निरंकुशतावाद शासकों द्वारा चल रहा था उसको देखा, उससे उनके विचार प्रभावित हुए। 342 ईसा पूर्व में उसे मकदूनिया के शासक फिलिप ने अपने 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर को शिक्षा देने के लिए अरस्तु को मकदूनिया बुलाया और अरस्तु ने सिकंदर को 6 वर्ष तक अध्ययन करवाया। जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो अरस्तु एथेंस लौट आया और स्वतंत्र विचारक के रूप में कार्य करने लगा। 334 ईसा पूर्व में एथेंस में उसने अपना एक निजी शिक्षा संस्थान स्थापित किया जो लीसियम के नाम से विख्यात हुआ। प्लेटो की तरह ही अरस्तु ने भी अपना एक शिक्षा संस्थान एथेंस में स्थापित किया जिसका नाम लीसियम रखा और इसी नाम से वो विख्यात हुआ। वह 12 वर्षों तक इसका प्रधान रहा। 322 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद जब मकदूनिया विरोधी दल को एथेंस में सत्ता प्राप्त हुई तो अरस्तु ने अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए कलिसिस को भाग गया, क्योंकि धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप उस पर भी लगाया जा चुका था और उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। कुछ विचारक मानते हैं कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक न होकर आत्महत्या का परिणाम थी। अरस्तु ने एथेंस केवल इसलिए छोड़ा कि प्लेटो के गुरु सुकरात को धर्म के नाम पर झूठे आरोप लगाकर उनको मृत्युदंड दे दिया गया था और चूंकि सिकंदर की मृत्यु हो गई थी और वहाँ उसके विरोधी दलों ने सत्ता हथिया ली थी तो और अरस्तु चूंकि सिकंदर के गुरु थे और सिकंदर एक महान शासक थे, विश्व विजेता थे, तो उन्होंने अरस्तु को सिकंदर
का समर्थक मानते हुए उनकी मृत्यु का षड्यंत्र रच रहे थे, या उनको भय हो गया था कि इन लोगों द्वारा मुझे मरवा दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने एथेंस छोड़ दिया और कलिसियस को भाग गए। इसी संदर्भ में अरस्तु की रचनाएं जिनसे वो विश्व विख्यात हुए, राजनीति विज्ञान के पुरोधा बने, राजनीति विज्ञान के जनक बने। अरस्तु विलक्षण प्रतिभा का धनी था। उसने प्राणी शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा काव्य लेखन में अन्य ग्रंथों की रचना की, जिनकी संख्या लगभग 400 के आसपास मानी गई है। राजनीति शास्त्र पर उन्होंने 2 रचनाएं, नंबर 1 पॉलिटिक्स और दूसरा है एथेंस का संविधान महत्वपूर्ण है। जिस पुस्तक ने अरस्तु को एक अपनी अलग पहचान दी या उसको राजनीति विज्ञान का जनक की उपाधि या जनक माना, पिता माना, उसमें पॉलिटिक्स जो उनकी रचना है, उनकी पुस्तक है, उसके आधार पे ही जो उन्होंने लिखा, उसी के आधार पे उनको राजनीति विज्ञान का पिता कहा गया है। जबकि ये राजनीति विज्ञान के प्रथम विचारक नहीं हैं या पाश्चात्य जगत के प्रथम विचारक नहीं हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने व्यवहारिक और वैज्ञानिक आधार पर राजनीति शास्त्र के बारे में अपने विचारों का उल्लेख अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया। इस पुस्तक की रचना से पूर्व अरस्तु ने लगभग 158 संविधानों का, और कुछ विचारक मानते हैं कि 200 संविधानों का मतलब सरकारों का गहनता से अध्ययन किया तथा उनका सार अपनी इस पुस्तक में या इस रचना में लिखा। लेकिन आज पॉलिटिक्स पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। पॉलिटिक्स सर्वाधिक विवादग्रस्त रचना है। उसका केवल एक ही कारण है, और वो यह है कि पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। कुछ विचारक इस पुस्तक को अरस्तु के शिष्यों द्वारा अरस्तु के द्वारा दिए व्याख्यानों का संग्रह मानते हैं। बारकर ने इस रचना को राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है और इस पुस्तक को 8 भागों में विभाजित किया है, जिसमें निम्नलिखित विषयों का पर प्रकाश डाला गया है। जो 8 भाग इस महान पुस्तक के बारकर ने बताए हैं, उनमें पहला है, इसमें राज्य की प्रकृति व दासता का विवेचन है। नंबर 2, प्लेटो के आदर्श राज्य पर विचार किया है। नंबर 3, इसमें संविधानों व राजतंत्र का उल्लेख किया गया है तथा नागरिकों व न्याय का वर्णन किया गया है। इसमें संविधानों का वर्गीकरण या सरकारों का वर्गीकरण करके उनकी आलोचना की गई है। इसमें क्रांतियों के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपायों पर प्रकाश डाला है। इसमें लोकतंत्र व धनिक तंत्र का वर्णन किया गया है। इसमें आदर्श राज्य का वर्णन किया है। और अंतिम 8वां जो भाग है, इसमें आदर्श राज्य के वर्णन के साथ साथ अनेक प्रकार के संविधानों या सरकारों व उनकी समस्याओं का वर्णन विस्तार से किया गया है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो कहा गया, वो मैक्सी के द्वारा कहा गया। अरस्तु को जो राजनीति विज्ञान का जनक कहा है, वो मैक्सी ने कहा है, और वो बिल्कुल उचित उपाधि उनको मैक्सी द्वारा दी गई है, क्योंकि उन्होंने राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र के बारे में एक अलग ही विचार या धारणा उत्पन्न की या फैलाई, और उन सब का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया है। मैक्सी ने जो कहा है, उस संदर्भ में हम जान सकते हैं कि इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पश्चिमी राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ होता है। यद्यपि अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, किंतु उनके संपूर्ण विचार काल्पनिक थे या आदर्शवादी थे।
प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है और वह केवल इस बात पर विचार करता है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। वह राजनीति पर क्रमबद्ध रूप से विचार करने वाला राजशास्त्री नहीं था। प्लेटो का केवल यही था कि आदर्श राज कैसा हो, दार्शनिक राजा कैसा हो। उन्होंने यथार्थ में ऐसा नहीं सोचा या ऐसा नहीं अपनी रचनाओं में लिखा कि राजनीति शास्त्र को एक अलग पहचान या उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर उसका व्यवहारिक रूप उन्होंने अपनी रचनाओं में नहीं बताया। वह राजनीति शास्त्र को एक अलग विषय के रूप में पहचान नहीं दिला पाए, अपितु उसे नीति शास्त्र का ही एक अंग मानते हैं। राजनीति शास्त्र को एक अलग विज्ञान के रूप में स्थान प्रदान करने का कार्य अरस्तु किया गया और इसी कारण उनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया। इन कारणों में जो उनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है उसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें पहला कारण है विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अरस्तु ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने से पूर्व अपने समय की सभी राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया, पर हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी रचना पॉलिटिक्स की रचना करने से पहले लगभग 200 संविधानों या सरकारों का अध्ययन किया और उनका सार अपने इस महान पुस्तक पॉलिटिक्स में उनका उल्लेख किया। और जो बारकर ने 8 भाग बताए हैं उन सब के बारे में विस्तार से उनका अध्ययन करने के बाद में विस्तृत विवरण उस पुस्तक में लिखा। अरस्तु ने, जैसा हम बता चुके हैं कि अरस्तु ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने से पूर्व अपने समय के सभी राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया तथा उसके बाद उनका क्रमबद्ध व वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला। अपने पुस्तक पॉलिटिक्स की रचना से पूर्व उसने लगभग 200 संविधानों या सरकारों का अध्ययन कर तथ्यों को इकट्ठा किया। जो जनक, राजनीति विज्ञान का जनक मानने का दूसरा कारण है वो है यथार्थवादी विचार। अरस्तु प्रथम विचारक हैं जिसने राजनीति पर यथार्थवादी व व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया। अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण ही अरस्तु ने आदर्श राज्य या दार्शनिक राज्य, संपत्ति के साम्यवाद तथा स्त्रियों के साम्यवाद जैसी प्लेटो की कल्पनावादी विचारधाराओं का खंडन किया, उनका विरोध किया। जबकि प्लेटो अरस्तु के गुरु थे और प्लेटो स्वयं अपना प्रिय शिष्य अरस्तु को मानते थे, शिक्षा अकादमी का मस्तिष्क कहते थे, उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे, लेकिन वो आदर्शवादी विचारधाराओं से बाहर नहीं निकल पाए। जबकि अरस्तु, जो उनका प्रिय शिष्य था, वो यथार्थवादी विचार को लेकर अपने रचनाओं में उनका विवरण देता है। तीसरा जो कारण है कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तु सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास किया, जबकि प्लेटो सर्वोच्च व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है और वह कानून व नीति से सर्वोच्च मानता है। जबकि अरस्तु विधि के शासन में विश्वास करता है। अरस्तु के कानून या संप्रभुता की सर्वोच्चता के विषय पर विचार आधुनिक राजनीति को एक विशेष देन है, क्योंकि इससे पहले प्लेटो ने या दूसरे अन्य जो राजनीतिक विचारक थे उन्होंने केवल एक नैतिकता के आधार पर या परंपरागत नियमों के आधार पर ही शासन या सरकार के बारे में विचार किया। जो राजनीतिक विज्ञान के पिता मानने का चौथा कारण है वो है सरकार के अंगों का उल्लेख। अरस्तु ने सरकार के अंगों का नीति निर्धारक नंबर 1 3 भागों में सरकार के अंगों का विवरण अपनी पुस्तक में लिखा किया है।
पहला है नीति निर्धारक, नंबर 2 है प्रशासकीय और तीसरा है न्यायिक अंगों का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया। आधुनिक समय में इन्हीं अंगों को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। आज आधुनिक राजनीति विज्ञान के संदर्भ में हम चर्चा करें तो सरकार के 3 अंग हैं। सरकार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जो नीतियों का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियमों का या कानूनों को क्रियान्वित करती है, और तीसरा जो अंग है सरकार का वो न्यायपालिका। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियमों में कोई कमी रहती है या कार्यपालिका द्वारा उनको लागू करने में कोई कमी रहती है तो न्यायपालिका उनमें संशोधन करती है तथा नीतियों को नहीं मानने वालों को दंड भी देने का कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। अरस्तु के विचार आगे चलकर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत व नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत की रूपरेखा बनी। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान को ये बहुत बड़ी देन है। चूँकि राजतंत्र में शक्ति का केंद्रीकरण था, लेकिन अरस्तु ने आगे चलकर जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या 3 भागों में जो सरकार का या शासन का या जो बंटवारा किया, उसमें शक्ति पृथक्करण स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि व्यवस्थापिका नियम बनाएगी, कार्यपालिका उनको लागू करेगी और न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करेगी। और ये चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की रूपरेखा इसी प्लेटो के विचार से तैयार हुई, जो राजनीतिक विज्ञान की एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। जो राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में मानने का 5वां कारण है वो है राज्य के सिद्धांत का क्रमबद्ध उल्लेख। अरस्तु प्रथम पश्चिमी विचारक है जिसने राज्य के जन्म, उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, सरकार के निर्माण तथा कानून की सर्वोच्चता आदि महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है की अभिव्यक्ति अरस्तु ने ही की तथा आधुनिक युग में वो स्वयं सिद्ध सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। राज्य के सिद्धांत का जन्म से लेकर उसके आधुनिक विकास तक की जो बात अरस्तु द्वारा बताई गई, क्रमबद्ध रूप से बताई गई, उस कारण भी अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। नंबर 6 है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रारंभ उन्होंने किया। अरस्तु ने अनेक राज्यों एवं उनकी सरकारों तथा व्यवस्थाओं का अध्ययन तुलनात्मक दृष्टि से किया। जैसे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि अरस्तु ने लगभग 200 सरकारों या संविधानों का अध्ययन किया और उनका तुलनात्मक विश्लेषण भी किया, और तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन उनके माध्यम से या उनके द्वारा ही प्रथम बार शुरू किया गया तथा सत्यता एवं तथ्यों पर आधारित वैज्ञानिक ढंग से उनका प्रतिपादन किया। अरस्तु युगों तथा पीढ़ियों के अनुभवों पर विश्वास करता था तथा उनके इतिहास को अपने अध्ययन का आधार उन्होंने बनाया। नंबर 7 जो राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में पहचान दिलाता है या उनको दिलवाई है, वो है राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र पहचान अरस्तु द्वारा ही दिलवाई गई, इसलिए भी उनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का अंग माना था, परंतु अरस्तु ने इसे अलग स्वरूप प्रदान करते हुए कहा कि नीति शास्त्र व्यक्ति की भलाई का शास्त्र है, अर्थशास्त्र घरेलू भलाई का शास्त्र है, जबकि राजनीति शास्त्र समस्त मानव व समाज के कल्याण को प्रतिपादित करने वाला शास्त्र है जो सर्वोच्च है। प्लेटो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का ही एक पार्ट मानते थे। अर्थशास्त्र को घरेलू आर्थिक व्यवस्थाओं का शास्त्र मानते थे, जबकि प्लेटो ने
संपूर्ण रूप से राजनीति शास्त्र को व्यक्ति की भलाई का शास्त्र, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र, इन सब का प्रतिपादन करने वाला और समस्त मानव या मानव समाज का भला करने वाला शास्त्र के रूप में सर्वोच्च स्थान राजनीति विज्ञान को दिया है। इन आधारों पर सामूहिक रूप से विचार करने पर हम मैक्सी के इस कथन से सहमत हो सकते हैं कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के प्रथम पिता हैं या अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम अरस्तु के विचारों का निरंतर अध्ययन करते रहेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।